हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। उसके अलावा इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे समाज निर्माण को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लैंगिक भेदभाव किसे कहते हैं। लैंगिक समानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे समाज में होता है क्या है कि महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर के काम काज करने के लिए उपयुक्त हैं और बाहर जाकर काम करना उनके लिए सही नहीं है। मतलब पुरुष बाहर का काम करें और महिलाएं घर के काम करें, जबकि ऐसा नहीं है कि पुरुष घर के काम काज नहीं कर सकते। वो भी भली भांति घर के काम काज कर सकते हैं, फिर भी पुरुषों के लिए घर के काम करना सही नहीं माना जाता। जबकि एक हमारे समाज निर्माण में पुरुष और स्त्री दोनों की बराबर की भागीदारी होती है और किसी एक के अभाव में हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। उसके अलावा भी स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है और उन्हें कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। हालांकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उस टाइम स्त्रियों को काफी महत्व दिया जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, वेद पढ़ने के अधिकार थे और कई ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने काफी योगदान भी दिया है, जैसे कि गार्गी और लोपामुद्रा। इस तरीके से और भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने समाज निर्माण में काफी योगदान दिया है। किंतु जो उत्तर वैदिक काल आया उस टाइम तक स्त्रियों की दशा गिरती गई और मध्य काल आते तक उनकी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और अगर हम वर्तमान भारतीय समाज की बात करें तो वर्तमान में भी पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी जाती है महिलाओं की अपेक्षा। उसके बाद अगर बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर रहा है। तो हम यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें जो हैं वो कितनी मजबूत व गहरी हैं। 156 देशों का ये सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत 140वें स्थान पर आया है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, वरन इन दोनों के बारे में प्रचलित पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी धारणाएं और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। मतलब हमारे समाज में ऐसी मान्यताओं को माना गया है या ऐसी धारणाएं बना ली गई हैं जिसमें महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है और पुरुषों को प्रधानता दी जाती है। जबकि जैविक रूप से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक जो छोटी बच्ची होती है, मतलब एक जो छोटी बालिका शिशु होती है, बालक शिशु की अपेक्षा उसका विकास तेजी से होता है। वो बोलना भी जल्दी सीखती है, उसकी जो मानसिक स्थिति होती है उसका भी जल्दी विकास होता है और शारीरिक रूप से भी उसका विकास जल्दी होता है एक बालक शिशु की अपेक्षा। उसके बावजूद भी महिलाओं को बाद में, मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती हैं बालिकाएं, तो उनको एक कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है और उनसे ऐसा बोला जाता है कि तुम घर के कामकाज के लिए उपयुक्त हो और घरेलू काम करो, बाहर के जो काम है वो लड़के करेंगे। तो अगर किसी को भी, मतलब किसी के लिए भी ऐसा कहा जाए कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो उसकी भी मानसिक स्थिति वैसी ही हो जाती है। अगर किसी को कोई काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो फिर वो कैसे होगा। आगे देख लेते हैं लिंग तथा जेंडर के तुलनात्मक अध्ययन। लिंग और जेंडर, इसके बारे में लिंग के बारे में अगर बात करें तो जैविक संरचना है, प्रकृति प्रदत्त है और स्थिर है। मतलब ये हमें प्राकृतिक रूप से मिली है और स्थिर है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। और जेंडर की बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, समाज निर्मित है और परिवर्तनीय है। मतलब समाज ने ऐसी धारणाएं बनाई हैं कि महिलाएं कमजोर हैं। प्राकृतिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। इसका निर्माण समाज ने किया है और ये परिवर्तनीय है। मतलब अगर हम अपनी मानसिक स्थिति सुधार लें तो इस धारणाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं लैंगिक असमानता के क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी लैंगिक भेदभाव होता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि, मतलब ऐसा बोला जाता है, लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, गृह विज्ञान उनके लिए ज़्यादा सही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लड़कियां भी मैथ को अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन जब उन्हें वो चीज़ पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे पढ़ेंगी।
हालांकि ऐसा अब नहीं होता, मतलब अब तो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा मैथ्स वगैरह पढ़ रही हैं और गृह विज्ञान उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पुरुष गृह विज्ञान नहीं पढ़ सकते? वो भी पढ़ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो समाज में तो ऐसी धारणाएं हैं ही कि महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है, और आर्थिक क्षेत्र में भी, मतलब आर्थिक स्थिति भी उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और होगी भी कैसे, क्योंकि जब कोई वैसा काम उन्हें करने ही नहीं दिया जाता, घर के ही काम काज कर रही हैं, मतलब काम भी कर रही हैं और कोई वैल्यू भी नहीं है, तो इस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहती। तो आर्थिक क्षेत्र में भी उनके साथ भेदभाव होता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी भेदभाव होता है। जो हमारे सत्ता है वो पुरुष ही अधिकतर संभालते हैं। हालांकि महिलाओं को जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उसके अलावा भी अगर महिला सीट है, महिला जीत भी जाती है, तो उसकी जो देख रेख है वो उस घर का नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि पुरुष ही संभालता है। वो नाम के लिए उस पद पर रहती हैं। उसके बाद खेल के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में भी लैंगिक भेदभाव देखा जाता है, क्योंकि खेलों में भी मतलब लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ पे भी पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है। पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता को समझ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में, जाति के बारे में, वर्ग या वस्तु के बारे में हम ऐसी धारणा बना लें जो वास्तविक रूप से सच नहीं है, लेकिन हमने धारणा बना ली ऐसी, तो कोई भी ऐसी धारणा जो समाज में प्रचलित हो जाती है उसे हम पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता कहते हैं। सामान्य तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि सामान्यतः हमारे भारतीय समाज में भी ऐसा देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो घर के काम कर रही हैं और लड़के बाहर के काम कर रहे हैं। तो ऐसा किसी प्रयोग के आधार पर सिद्ध नहीं होता है कि लड़कियां जो हैं वो घर के ही काम करें और लड़के घर का काम नहीं कर सकते। मतलब किसी भी प्रयोग के आधार पर ये सिद्ध नहीं होता कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके की धारणा जो बनी हुई है इसे ही हम पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता कहेंगे। और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। मतलब लड़कियों को खेल कूद से भी वंचित रखा जाता है और लड़कों के लिए ऐसा, मतलब ऐसी कोई मनाही नहीं होती। तो ये सब क्या है? ये सब पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता ही है। अब फ्रेंड्स देखते हैं लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक। धार्मिक कारक, आर्थिक कारक, स्त्रियों का निम्न स्तर, लड़कियों का कम आयु में विवाह, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। धार्मिक कारक की अगर बात करें तो कुछ धर्मों में ऐसी मान्यताएं देखी जाती हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, या मतलब उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, जिस कारण से वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। तो इस तरीके से उनके साथ लैंगिक भेदभाव होता है। आर्थिक कारक की अगर बात करें तो आर्थिक रूप से भी वो कमजोर होती हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा काम नहीं होता। मतलब उन्हें जब घर से बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा तो वो कुछ ऐसा काम भी नहीं कर पाएंगी जिससे उनके लिए आय के स्रोत प्राप्त हों। तो वो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और वहीं जो लड़के होते हैं वो बाहर जाकर काम धाम करके रुपए पैसे लाते हैं, तो उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्त्रियों का निम्न स्तर, मतलब हमारे समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाता है और लैंगिक भेदभाव के कारण उनको कम महत्व का समझा जाता है। इस तरीके से उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरीके से उनका मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। लड़कियों का कम आयु में विवाह, इसके अलावा लड़कियों का जो विवाह है वो कम उम्र में कर दिया जाता है, जिस कारण से भी उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वहीं पे जो लड़के हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाता है और लड़कियों का कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। सांस्कृतिक कारक की बात करें तो मतलब काफ़ी पुराने टाइम से ही हमारे समाज में ऐसी परंपराएं नहीं हैं कि लड़कियों की शिक्षा पर कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, या फिर शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए ज़रूरी नहीं समझा। तो सांस्कृतिक कारक भी हैं जो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें तो अक्सर घर के बड़े बूढ़े लोग घर गृहस्थी की बात करते हैं लड़कियों से, तो कभी कभी लड़कियों के मन में भी ऐसा आने लगता है कि आखिर क्या ही करना है पढ़ लिख कर, बाद में तो घर ही संभालना है या घर के ही कामकाज करने हैं। तो ये सारे ऐसे कारक हैं जो लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखेंगे जेंडर निष्पक्ष समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका। मतलब एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है जेंडर निष्पक्ष समाज के निर्माण में। तो लड़के व लड़कियों को समान अधिकार व समान व्यवहार,
मतलब लड़के हों या लड़कियां, दोनों को समान अधिकार देना और दोनों के साथ ही समान व्यवहार करना। व्यवहार का सतत मूल्यांकन करना जिससे कि जेंडर भेदभाव तथा जेंडर पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचा जा सके। मतलब जो लड़के और लड़कियां हैं स्कूल में, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है उसका सतत मूल्यांकन करें, जिससे कि जो समाज में जेंडर भेदभाव उत्पन्न है या जेंडर पक्षपातपूर्ण व्यवहार है उससे बचा जा सके। लड़के व लड़कियां दोनों की ही सक्रिय भागीदारी की जिम्मेदारी। तो दोनों की मतलब दोनों की जो भागीदारी, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि सीटेड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इस टॉपिक में हमारी जो समझ है वो कितनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, या फिर छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर ये सभी सही होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें ये सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि छात्र और छात्राओं को समान अधिकार देना, समान व्यवहार करना उनके साथ, या फिर जो भी परिस्थितियां हैं वो समान रूप से उपलब्ध करवाना चाहिए। इससे ही लैंगिक प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। ये प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। और सेकेंड ऑप्शन है, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। उसके बाद पुरुष और स्त्री की रूढ़बद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। और ऑप्शन 4 है, लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लड़के हैं वही उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं, लड़कियां भी संभाल सकती हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो तीसरा सही होगा कि जो स्त्री और पुरुष की रूढ़बद्ध भूमिकाएं हैं वो विद्यालयों में भी होती हैं, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आंकड़ों का अवलोकन है वो लड़कियां ही बेहतर तरीके से करें, लड़के भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, मतलब किससे बचती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। तो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है। तो ऐसा किसी प्रयोग के आधार पर सिद्ध नहीं होता कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसलिए ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। मतलब ये कोई वैज्ञानिक कारक नहीं है कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों से बुद्धिमान होते हैं, स्त्रियां भी बुद्धिमान होती हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, ये कथन पूर्णतः सत्य है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो ये कथन भी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पुरुष हैं वो ही लड़कियों मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पुरुष हैं वो ही गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, मतलब पुरुषों की भी जो राइटिंग है वो अच्छी होती है। तो ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन बी मतलब सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना दर्शाता है, तो ये रूढ़बद्धता को ही दर्शाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं
छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षणिक विकास पर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल ए, बी, सी या फिर ये सभी? तो इसमें ये सभी सही हो जाएगा, क्योंकि जो लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव है वो उसके सामाजिक उत्थान पर भी पड़ेगा, दृष्टिकोण पर भी पड़ेगा और उनके शैक्षणिक विकास पर भी पड़ेगा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना, छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना, या फिर सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करवाना, या 4 नंबर है कि छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट ना समझें। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि मतलब उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाए या वो स्वयं को विशिष्ट ना समझें। और छात्रों से अलग करके काम धंधों की जानकारी देना, तो ये भी पूर्वाग्रह जैसी वाली बात हो जाएगी। और इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करवाना। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और कल की वीडियो में हम बात करेंगे वैयक्तिक विभिन्नता पर, जो कि सीटेट का अगला टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।